हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर 7th लेक्चर ऑन द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस लेक्चर में हम डील करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ऊपर। चैप्टर 5 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में। सेक्शन 61 से 90A तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात की गई है। तो हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है सेक्शन 3 में, उसमें पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट्स होते क्या है। जब भी कोई लेटर्स, फिगर्स, वर्ड्स, मार्क्स किसी भी सब्सटेंस के ऊपर इंस्क्राइब किए जाते हैं, मतलब लिखे या बनाए जाते हैं, तो उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर आपने कोई पेंटिंग की है, वो रॉक पे की है, वो कैनवास पे की है, वो डॉक्यूमेंट है। आपके घर की एड्रेस प्लेट, आपकी कार की नंबर प्लेट, वो डॉक्यूमेंट है। आपके द्वारा कोई लिखा गया लेटर, कोई कॉन्ट्रैक्ट, वो डॉक्यूमेंट है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट में आते हैं और डॉक्यूमेंट्स का जो एम्बिट होता है बहुत ही वाइड होता है। डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को कैसे प्रूव किया जाता है, ये हमें सेक्शन 61 से 66 में मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस क्या होते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की जो ऑथेंटिसिटी है, जो उनकी जेन्युइननेस है, उसे कैसे चेक किया जाता है। और इस चैप्टर के लास्ट में आपको सेक्शन 79 से लेके 90A तक कुछ प्रिजम्पशंस मिलते हैं, तो हम उन्हें पढ़ेंगे। सेक्शन 91 से लेके 100 में आपको बेस्ट एविडेंस रूल के ऊपर चर्चा करने का मौका मिलता है। उसके अंदर ये बताया गया है कि आप कब ओरल एविडेंसेस नहीं दे सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 61 से। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को कैसे प्रूव किया जाता है, तो सेक्शन 61 कहता है कि आप उसका प्राइमरी या फिर उसका सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, तब आप उसका डॉक्यूमेंट का एविडेंस दे सकते हैं। अब प्राइमरी एविडेंसेस क्या होते हैं, तो प्राइमरी एविडेंसेस आपको मिलते हैं सेक्शन 62 में। उसके अंदर 4 तरीके के डॉक्यूमेंट्स को प्राइमरी एविडेंस बता रखा है। तो डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में खुद ही प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रूव करने के लिए, तो वो प्राइमरी एविडेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बीच में एक डिस्प्यूट है लैंड रिलेटेड, और उसे हमने सेल डीड से अक्वायर किया था। तो अब अगर हमें सेल डीड को प्रूव करना है कोर्ट में, तो हमें वो सेल डीड ओरिजिनल प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। तो जब मैं वो सेल डीड को कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा, तब वो सेल डीड जो है वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा उस पर्टिकुलर उसके डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का, उसकी कंडीशन या उसकी एग्जिस्टेंस का। तो वो सेल डीड उस केस में प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा। सेकेंड जो टाइप होता है प्राइमरी एविडेंसेस की, वो होती है डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। तो जब एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पार्ट्स में आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसे भी प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टीशन डीड है, 3 भाई थे, उनके बीच में अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हो रहा है, तो वो पार्टीशन डीड बनाते हैं, फेयर एंड गुड। और इस पार्टीशन डीड के ऊपर तीनों के साइन होते हैं। अब डॉक्यूमेंट बन गया है, एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि ये डॉक्यूमेंट रहेगा किस भाई के पास। तो तीनों भाई क्लेम करते हैं कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, तो मेरे पास रहना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि हम तीनों भाई जो है एक एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके अंदर सेम टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, तो उसके ऊपर तीनों ही भाई साइन करेंगे और तीनों के पास एक एक डॉक्यूमेंट रहेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, तीनों ही ओरिजिनल है और ये तीनों ही प्राइमरी एविडेंस है डॉक्यूमेंट के। तो कोर्ट के अंदर इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है और उसका प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा। जो तीसरी हमारी इसके अंदर टाइप है, वो होती है डॉक्यूमेंट्स इन काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट क्या होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो जब एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए दोनों पार्टीज कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करती है, और वो डॉक्यूमेंट्स जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं दोनों पार्टी द्वारा, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन्हें काउंटर पार्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लीज का एग्जाम्पल लेते हैं, पट्टा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो जो लेसर होता है वो तो लीज का डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है, और जो लेसी होता है वो उसके एक्सेप्ट करते हुए उसका डॉक्यूमेंट बनाता है। तो जो लीज का डॉक्यूमेंट बनता है उसे हम कहते हैं पट्टा, और जो लेसी होता है जिसे वो एक्सेप्ट करते हुए बनाता है डॉक्यूमेंट, उसे हम कहते हैं कबूलियत। तो पट्टा तो बनाता है लेसर, कबूलियत बनाता है लेसी। अब जो कबूलियत है वो लेसी के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस है, क्योंकि लेसी ने एग्जीक्यूट किया है, और जो पट्टा है वो लेसर, जो पट्टेदार है, उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होता है, क्योंकि वो उसने एग्जीक्यूट किया है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्स इन काउंटर पार्ट आर प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि जब न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स एक यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, तो उनमें से हर एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स का एक प्राइमरी एविडेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रेस एजेंसी देखी होगी, तो एक ही ड्राफ्ट, न्यूज़पेपर का जो ड्राफ्ट होता है, एक ही ड्राफ्ट से सारे न्यूज़पेपर्स की कॉपी बनती है। तो न्यूज़पेपर की पहली कॉपी और न्यूज़पेपर की 100वीं कॉपी, दोनों के कंटेंट्स सेम होते हैं। तो न्यूज़पेपर की पहली कॉपी को हम प्रोड्यूस करके ये कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर की 100वीं कॉपी का जो कंटेंट है वो भी सेम है, देयरफॉर वो प्राइमरी एविडेंस होती है पहली कॉपी अपनी 100वीं कॉपी के। इसका अर्थ ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया है, तो उसके कंटेंट उसी प्रोसेस से बनी हुई किसी दूसरी कॉपी से मैच करेंगे, और देयरफॉर वो दोनों एक दूसरे की प्राइमरी कॉपी होगी। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था न्यूज़पेपर का,
वो कॉपी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसके कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए है, नहीं। जो कॉपी हमने प्रोड्यूस की है वो किसी और कॉपी को ही प्रूव कर रही है और वो दोनों एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है, ना कि ओरिजिनल की। तो ये बात की गई है यहाँ पे सेक्शन 62 में। अब हम सेक्शन 63 पे चलते हैं। तो सेक्शन 63 में हमको बताया जाता है कि सेकेंडरी एविडेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंसेस आपको 5 प्रकार के मिलते हैं। उनमें सबसे पहले आता है कि सर्टिफाइड कॉपीज, जो हमको सेक्शन 76 के अंडर मिलती है। सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं हम उनको ओरिजिनल को ही कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उनकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो हमको प्राप्त करनी होती है और उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं एज एन एविडेंस। तो ये सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलती है सेक्शन 76 में। उसके बाद में होती है कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस टू एंश्योर एक्यूरेसी। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर का ड्राफ्ट लिया और न्यूज़पेपर की कॉपीज बना दी, आपने प्रिंट आउट करा। मैकेनिकल प्रोसेस था, देयरफॉर आपने एंश्योर किया कि दोनों के अंदर जो ड्राफ्ट था और जो कॉपी थी एक्यूरेट है, दोनों सिमिलर है एक दूसरे के। तो देयरफॉर वो जो कॉपी बनी है न्यूज़पेपर की वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस होती है न्यूज़पेपर के कंटेंट्स की। कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज, इसी का दूसरा पार्ट है कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। न्यूज़पेपर की पहली कॉपी को जब हम कंपेयर करते हैं न्यूज़पेपर की दूसरी कॉपी से, न्यूज़पेपर के ड्राफ्ट से, तो वो न्यूज़पेपर के ड्राफ्ट का कंटेंट का एविडेंस ही देता है, तो उसे हम सेकेंडरी एविडेंस कहते हैं न्यूज़पेपर का भी। ठीक है, सेकेंड जो हमारा थर्ड पार्ट है यहाँ पे वो है कॉपीज मेड फ्रॉम एंड कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। तो जब क्या होता है कि आपने एक बार आपकी किराने की दुकान है फॉर एग्जांपल, दिन के अंदर जो भी बेच खरीद होती है उसका आप नोट करते हो एक लेजर के अंदर। उसी लेजर को आपने रात में बैठ के वापस से अपनी जो कॉपी है उसके अंदर जॉट डाउन किया सेम टू सेम, और दोनों कॉपीज को कंपेयर करते हुए कि एक एंट्री यहाँ से देखी, दूसरी एंट्री मैंने वहां उतारी, ऐसे करते करते आपने कंपेयर करते हुए अपना जो नया लेजर था उसे बनाया। तो अब वो जो नया लेजर बना है वो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस है जो ओरिजिनल लेजर था उसका। सिंस आपने उसे कंपेयर करते हुए बनाया तो एक्यूरेसी एंश्योर हुई है, देयरफॉर आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। अगर आपका प्राइमरी एविडेंस है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खो जाता है, आग लग जाती है, जल जाता है, तो आप सेकेंडरी एविडेंस में जो आपने रात में बैठ के लेजर बनाया था वो प्रोड्यूस कर सकते हो। ये होता है हमारा थर्ड पार्ट। तो चौथा पॉइंट हमारा वो है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड। तो हमने ये देखा था कि जो लीज होती है, जो पट्टा होता है, वो लेसर के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस होता है, वेरेज जो कबूलियत होती है वो लेसी के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस होती है, क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट किया होता है, देयरफॉर उनके खिलाफ ही एडमिसिबल होती है। अब सेक्शन 63 कहता है कि इसको हम सेकेंडरी एविडेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। जो पट्टा है उसे तो हम लेसी के अगेंस्ट में सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं, वेरेज जो कबूलियत है उसे हम लेसर के अगेंस्ट में सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर करेंगे, सिंस उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, तो ये सेकेंडरी एविडेंस उनके अगेंस्ट में रह सकता है। पांचवा पॉइंट है ओरल अकाउंट्स ऑफ पर्सन हु हैज सीन द डॉक्यूमेंट। अब एक केस जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज का केस था, भोग बंधक जिसे कहते हैं। तो 50 साल पहले यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज करी गई थी 50 रुपए के लिए लोन के लिए, 50 रुपए के लोन के लिए, और उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट हमने नहीं बनाया था, ना उसे रजिस्टर्ड किया था। हाउएवर हमारे पास एक विटनेस था जिसने उसे बनते हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखा था। ठीक है, अब पार्टी जो है 50 साल बाद मर चुकी है, वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, तो हम इसे यूजुफ्रैक्चरी मॉर्गेज की जो रिडेम्पशन है, हम उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए क्या प्रूव कर सकते हैं। तो ना आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ना आपके पास पार्टीज है, ना आपके पास साइंस है पार्टीज के, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? तो आप प्रूव करेंगे उस विटनेस को प्रोड्यूस करके, जो ये बताएगा कि सर मैंने इनके एग्रीमेंट को होते हुए देखा था, इन्होंने जो राइटिंग करी थी जो रजिस्टर्ड नहीं थी उसे मैंने मेरी आंखों के सामने उसे इन दोनों पार्टीज ने साइन किया था, ऑल्दो वो डेड है पर मैं इसका साक्षी हूं, मैंने इसको विटनेस किया था, और देयरफॉर जो उसका प्रूफ होगा उसे हम सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल एग्रीमेंट विच वाज मेड बाय द पार्टीज दो इट वाज नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये है हमारे सेकेंडरी एविडेंसेस। सो नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो इनके बीच में 5 डिफरेंसेस मैंने जॉट डाउन किए हैं। वो कुछ ऐसे हैं कि प्राइमरी एविडेंस जो होता है उसमें आपको ओरिजिनल ही कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, वेयर सेकेंडरी एविडेंस में ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं होता है। सेक्शन 63 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने मेंशन किए उनमें से कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है उसे प्रूव करने के लिए। जो प्राइमरी एविडेंस होता है बेस्ट एविडेंस रूल के ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ट एविडेंस होता है, वेयर सेकेंडरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस नहीं होता है। तीसरा है कि गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज द जनरल रूल। और मुख्यतः जो आप एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे वो प्राइमरी एविडेंस ही होगा, जनरल रूल है। एक्सेप्शनल केसेस जो सेक्शन 65 में पढ़ेंगे, अगर वो सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं उन केसेस में आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो। प्राइमरी एविडेंस देने के लिए आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है, वेयर सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए आपको नोटिस देना होता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 66 में हमें नोटिस देना होता है, और कब देना होता है कब नहीं देना होता है। फिफ्थ, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज हायर फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर लोगे तो उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी जो सब्सटेंस की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, वेयर सेकेंडरी एविडेंस की प्राइमरी एविडेंस के कंपैरिजन में वैल्यू कम होती है।
नाउ मूविंग ऑन, सेक्शन 64 जो हम पढ़ते हैं वो बेस्ट एविडेंस रूल की बात करता है। वो ये कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी प्रूवन बाय प्राइमरी एविडेंस अनलेस सच सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट अंडर विच सेकेंडरी एविडेंसेस कैन बी गिवन, और वो सर्कमस्टेंसेस आपको सेक्शन 65 में मिलते हैं। तो 64 जो बात करता है वो बेस्ट एविडेंस रूल की बात करता है। हमने बेस्ट एविडेंस रूल को पढ़ा है सेक्शन 64 में। हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 91 के अंदर भी बेस्ट एविडेंस रूल हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 65 पे आते हैं। वो कहता है कि केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन। अब यहाँ पे 5 या 6 इंस्टेंसेज है जहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो इनको मैंने पॉइंटर्स में लिखा है और जो सेक्शंस की लैंग्वेज है उन्हें ईजी करते हुए मैंने इनको मेंशन किया है। तो पहला है P3। P3 मतलब 3 इंपॉर्टेंट पीस इसके अंदर। पहला है कि पोजेशन जो है वो एडवर्स पार्टी के पास है, ठीक है, और जिस पर्सन के पास या वो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो केस उत्पन्न हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ है, लेकिन जो पार्टी है सामने वाली जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो फ्रांस जा चुकी है। अब उसे समन करके तो बुलाया जा नहीं सकता है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो देयरफॉर उस केस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे पाओगे। तीसरा है कि पर्सन इज लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। आपने उसे नोटिस दे दिया कि भाई साहब इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में ले आओ, लेकिन उस नोटिस का उल्लंघन करते हुए वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है। इस केस में आपको छूट होती है कि आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सको। अगला जो पॉइंट है वो है कि एग्जिस्टेंट कंटेंट्स और कंडीशन जो भी डॉक्यूमेंट की अगर है, इनमें से कोई भी चीज को एडवर्स पार्टी रिटर्न में एडमिट कर लेती है कि वो लिख के दे देती है कि हाँ साहब ये डॉक्यूमेंट था। अगर जमीन का विवाद है, सेल डीड का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कंटेंट्स को एडमिट कर सकती है कि सेल डीड में कि हाँ इन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर हमने सेल डीड एग्जीक्यूट किया था। तो वो राइटिंग में अगर एडमिट कर लेती है एडवर्स पार्टी तो वेल एंड गुड, सेकेंडरी एविडेंस का ये राइटिंग हो जाएगी। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है कि अगर आपको ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो चुका है या खो चुका है, आपके घर में आग लग गई, ठीक है, या चोरी हो गई, तो उस केस में अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो प्रोड्यूस कर नहीं सकोगे, तो वैसे आप सेकेंडरी एविडेंस उसका दे सकते हो। इसके बाद जो चौथा पॉइंट होता है वो है कि अगर आपका ओरिजिनल जो है वो इजीली मूवेबल नहीं है। अब आपको अजंता केव्स की किसी पेंटिंग का एविडेंस देना है, हिस्टोरिकल कोई केस चल रहा है, तो उसके ऊपर आपको अजंता केव की किसी पेंटिंग का एग्जांपल देना है, तो उसे आप कोर्ट में तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते हो, तो आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दोगे। सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है उसका? उसकी फोटोग्राफ कोई आप लेके कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो उसका सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। और जो हमारा इसके अंदर अगला पॉइंट आता है वो है ओरिजिनल इज वॉल्यूमिनस एंड कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय कोर्ट। अब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वॉल्यूमिनस है, मतलब काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत लेंथ में है और कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर सकता। अगर कोर्ट उसको एग्जामिन करना बैठेगा तो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल डिले होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कोई एक्सपर्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उसको एनालाइज कर रखा हो और वो उसकी समरी दे सकता हो और कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकता हो, तो कोर्ट में वो व्यक्ति आके एविडेंस दे सकता है। ये था सेक्शन 65 का पहला पार्ट कि किन कंडीशंस में आप सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हो। अब हम जो इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं उसमें ये बताया गया है कि कौन से सेकेंडरी एविडेंस इनमें से किस कंडीशन के अंदर आप दे सकते हो। तो ए, सी और डी, जब पोजेशन किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास है, जब वो व्यक्ति कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, या फिर वो व्यक्ति नोटिस देने पर भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या फिर ओरिजिनल डिस्ट्रॉयड है या लॉस्ट है या इजीली मूवेबल नहीं है, तो ये जेनेरिक केसेस है। इन केसेस के अंदर आप ऐसा कोई भी एविडेंस दे सकते हो जो सेक्शन 63 के अंदर आता है। अगर आप सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर सको तो वो कर सकते हो अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, नहीं तो फिर आप बाकी के जो भी एविडेंसेस हमने बात की कि आपने कॉपीज प्रोड्यूस करी मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, कंपेयर करते हुए उसकी कॉपी बनाई, तो ये सब एविडेंसेस आप प्रोड्यूस कर सकते हो। अब जो बी है, एग्जिस्टेंस कंटेंट्स कंडीशन इज एडमिटेड इन राइटिंग, अगर वो एडमिशन इन राइटिंग में हुआ है तो उसका आप सिर्फ वो रिटन एडमिशन ही प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि उसी में उस पार्टी ने एक्सेप्ट किया उसके कंटेंट्स को। तो इसके अंदर 63 वाले डॉक्यूमेंट्स आप नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। इसके अंदर खाली ये एडमिटेड इन राइटिंग, जो भी उसने डॉक्यूमेंट पे एडमिट किया है वही राइटिंग आप प्रोड्यूस कर सकते हो इसे प्रूव करने के लिए। तो अब डी के बाद में हमारे पास 3 पॉइंट्स और आते हैं, ई, एफ और जी। जी को मैं मेंशन करना भूल गया, आप डायरेक्ट में देखेंगे तो आपको ई और एफ मिलेंगे, वहां पे लिखा है कि ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका आप सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इन दोनों केसेस में ही आप सर्टिफाइड कॉपी जो भी उन डॉक्यूमेंट्स की उन्हें प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि एज अ जनरल रूल पब्लिक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ही दी जाती है और कोर्ट उसे मान्य मानता है। ठीक है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि ओरिजिनल जो है वो वॉल्यूमिनस है एंड कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय कोर्ट। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बहुत वॉल्यूमिनस है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसे कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता, और अगर कोर्ट एग्जामिन करेगा तो अनरीजनेबल डिले अकर होगा। तो इसमें कोर्ट क्या करता है कि किसी ऐसा व्यक्ति जो कोई एक्सपर्ट है इस चीज का, जिसने इसे वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो उसको कोर्ट में आके एक्सप्लेन कर सके, उसको समराइज कर सके, तो कोर्ट उसका एविडेंस भी मानता है। तो ये थे हमारे सेक्शन 65 के सेकेंडरी एविडेंसेस के केसेस, जब हम उन्हें एक्सेप्ट कर सके, और किन केसेस में किन सेकेंडरी एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जाएगा वो हमें उसके सेकंड पार्ट में मिलता है। तो ये आई होप आपको सेक्शन 65 अच्छे से समझ आया होगा। अब हमने ये देखा था कि सेक्शन 66 में हम देखेंगे कि
नोटिस जो होता है हमें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, उसे प्रोड्यूस करना होता है बेसिकली। तो अब हमारा सेक्शन जो है वो आता है 66। इसमें बात की जाती है कि सेकेंडरी एविडेंस यूजुअली देते वक्त आपको सामने वाली पार्टी को नोटिस देना होता है कि भाई साहब आप ओरिजिनल प्रोड्यूस कर दो, अदरवाइज हम उसका सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे और फिर आप ओरिजिनल नहीं दे पाओगे। जनरल रूल तो ये है कि आपको नोटिस देना होता है, वेयर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में आपको नोटिस नहीं देना होता है, वो हमें सेक्शन 66 में मिलता है। उसके जो वेरियस ग्राउंड्स है वो ये है कि जब डॉक्यूमेंट जिसे हमें प्रूव करना हो वो नोटिस खुद ही है तो आपको नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, नेचर ऑफ द केस इज सच कि एडवर्स पार्टी को पता था ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, रिडेम्पशन का सूट है, मॉर्गेज के अंदर जब आप अपना पैसा चुका देते हो सामने वाली पार्टी को तो आप अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने का राइट पा लेते हो और पैसा देने के ऊपर आप रिडीम कर सकते हो उसे। आपने रिडेम्पशन के लिए कोर्ट में केस लगाया और सामने वाली पार्टी के पास में आपका मॉर्गेज डीड पड़ा था, तो जैसे ही आपने केस इंस्टीट्यूट करा तो सामने वाली पार्टी के पास ये ऑब्वियस रीजन है कि आपको मॉर्गेज डीड प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे ये रिडीम होगा। तो ऐसा कोई केस है जिस केस के अंदर एडवर्स पार्टी को नॉलेज थी कि ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट सो एज टू प्रूव द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और अपने एविडेंस देने के लिए, तो उस केस में आपको सेकेंडरी एविडेंस देते वक्त नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। एडवर्स पार्टी ऑब्टेन्ड द डॉक्यूमेंट बाय फ्रॉड और फोर्स, अगर उसने फ्रॉड या फोर्स के साथ अपना डॉक्यूमेंट आपसे लिया है तो फिर आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि एडवर्स पार्टी ने अगर उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में ही ला रखा है, ओरिजिनल इज इन कोर्ट इटसेल्फ, फिर आपको नोटिस देने की क्या आवश्यकता है। आप सीधे कोर्ट में बोल सकते हैं कि आपके पास अगर ओरिजिनल है तो उसे प्रोड्यूस करें और वो करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि एडवर्स पार्टी हैज एडमिटेड द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब एडवर्स पार्टी ने कहा कि हमारे घर में आग लग गई थी, डॉक्यूमेंट जल चुका है, लॉस्ट हो चुका है, तब मेरे को राइट मिल जाता है कि मैं उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकूं और फिर मुझे नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एडवर्स पार्टी ने कह दिया है कि हमने वो डॉक्यूमेंट खो दिया है। लास्ट पॉइंट है कि पर्सन इन पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली के अंदर सौदा हुआ था जमीन का, आदमी जा चुका है डॉक्यूमेंट के साथ में फ्रांस, जुरिस्डिक्शन के बाहर है कोर्ट के, उसको समन नहीं किया जा सकता डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो इस केस के अंदर आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। तो ये थे हमारे ऐसे रूल्स जो हमें बताते हैं कि कब नोटिस देना है और कब नोटिस नहीं देना है। मूविंग ऑन, अब हम आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को कैसे चेक किया जाए। तो डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को चेक करने के लिए हमारे पास में सेक्शन 67 से लेकर 73 तक के प्रोविजंस दे रखे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 67 ये कहता है कि प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, ठीक है, अगर हम अलीज करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का साइन या सिग्नेचर है या हैंड राइटिंग है तो हमें उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये उसी व्यक्ति का साइन या राइटिंग है। दैट इज, अगर मैंने क्लेम किया कि एक सेल डीड के ऊपर XYZ का साइन है तो ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये XYZ का साइन है। अब उसे कैसे प्रूव किया जाता है, तो ये हमें मिलता है सेक्शन 68 से 73 के बीच में। सेक्शन 67A जो है वो बात करता है कि प्रूफ एज टू ई सिग्नेचर, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ई सिग्नेचर उसी व्यक्ति का है। अगर मैं क्लेम करता हूँ कि ये XYZ का ई सिग्नेचर है तो मुझे क्लेम प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सिग्नेचर है वो उसी ने सब्सक्राइब किया था जो XYZ पर्सन है। कैसे प्रूव कर सकते हो आप राइटिंग और साइन को? पहला, उसी व्यक्ति को बुलाओ जिसने उसे लिखा है या साइन किया है। दूसरा, किसी एक्सपर्ट का एविडेंस मैं ले सकता हूँ, वो राइटिंग कंपेयर करके बता सकता है कि हाँ ये सी XYZ व्यक्ति की है। तीसरा, कोर्ट खुद उस व्यक्ति को बोल सकता है कि आप कुछ लिख के दो ताकि हम कंपेयर कर सके आपकी राइटिंग है या नहीं। चौथा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता हूँ जो उस व्यक्ति की राइटिंग से एक्वेंटेड हो, जो पहचानता हो कि ये राइटिंग उसकी ही है, व्यक्ति की है, क्योंकि वो रोज मुझे कुछ लिखता है डॉक्यूमेंट, मैंने उसकी राइटिंग देख रखी है। ऐसे ही मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो उन पॉइंट्स के थ्रू आप प्रूव कर सकते हो कि हैंड राइटिंग और साइन है जो उसी व्यक्ति का है। सेक्शन 68 ये कहता है कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, डेट इज साइन कर रहे होते हो, ट्रांजेक्शन में एंटर होते हो, तो आपको विटनेसेस की जरूरत होती है अटेस्टेशन के लिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिख रखा है कि अटेस्टेशन जो होता है वो एटलीस्ट 2 विटनेसेस द्वारा होता है। हाउएवर हमको इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि अटेस्टेशन कितने विटनेसेस के द्वारा होना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। अगर आपने एक सेल डीड एग्जीक्यूट किया है जमीन का, तो ये जो ट्रांसफर है TPA के अंदर गवर्न होता है, तो इसके अंदर आपको 2 विटनेसेस की जरूरत है। आपने 2 विटनेसेस को बुलाया, उन्होंने इसे अटेस्ट किया कि हाँ XYZ ने और ABC ने हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था। अब आपको इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो यहाँ पे लिखा है शेल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अनलेस वन अटेस्टिंग विटनेस हैज बीन प्रोड्यूस्ड। आपको उन दोनों में से एक विटनेस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में जो ये कहे कि हाँ साहब इन्होंने मेरे सामने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था। हाउएवर प्रोविजन ये कहता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट जो है आपको रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्टर्ड एक्ट में, अगर आपका सेल डीड रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, तो फिर आपको विटनेस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पर से ये मतलब होता है रजिस्ट्रेशन का कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसे लीगली वेरीफाई करा गया है और डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। देयरफॉर आपको उसे प्रूव करने के लिए फिर विटनेस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। इसका जो एक्सेप्शन होता है वो होता है विल।
विल रजिस्टर करने की जरूरत है भी नहीं। अगर आप उसे रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर कराते हैं तो उसके अंदर ये लिखा है कि प्रोड्यूस एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस इवन इफ रजिस्टर्ड। अगर आपने रजिस्टर कराई भी है तो भी आपको एक अटेस्टिंग विटनेस लाना पड़ेगा विल के अंडर। तो ये होता है सेक्शन 68, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसके ऊपर जजमेंट राइटिंग में भी प्रोविजन आते हैं। हमारा जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 69, प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस इज फाउंड। अब जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट और 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, पार्टीज जो है वो मर चुकी हैं, उन्हें प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और जो विटनेसेस थे वो भी अब मर चुके हैं, उन्हें भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में आप क्या करेंगे डॉक्यूमेंट को जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए? तो आप ये साबित करेंगे कि जो पार्टीज थी, पहले तो आप ये प्रूव करेंगे कि उनके साइन और उनकी राइटिंग, उन्हीं की राइटिंग और उन्हीं के साइंस में कैसे, एक्सपर्ट, अक्वेंटेड पर्सन, कंपैरिजन, या फिर ऐसे किसी विटनेस का एविडेंस देके जो उनकी राइटिंग जानता हो। दूसरा, आपको एक और चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि जो विटनेसेस थे, जो उनके साइन और उनकी हैंडराइटिंग है वो भी उन्हीं व्यक्तियों की हैंडराइटिंग है जिनकी वो क्लेम की जा रही है। दैट इज, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पार्टीज के साइन उन्हीं की राइटिंग में है, उन्हीं की सिग्नेचर्स हैं, और विटनेसेस के साइन और राइटिंग भी उन्हीं की राइटिंग से उन्हीं के सिग्नेचर में है। तो अब आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये सब आपके पास स्टेप्स होते हैं प्रूव करने के लिए राइटिंग या साइन को। तो आप विटनेसेस और पार्टीज दोनों की साइन ऐसे प्रूव कर सकते हैं सेक्शन 69 में, जब कोई विटनेस आपको मिलता नहीं है। सेक्शन 70, एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अब जो आपकी एडवर्स पार्टी थी उसी ने एडमिट कर लिया कि हाँ साहब, ये हमारे बीच में डॉक्यूमेंट यही था, टर्म्स एंड कंडीशंस भी यही थे, और इसे XYZ और ABC हम दोनों ने ही एग्जीक्यूट किया है। तो इसके ऊपर फिर आपको विटनेस लाने की भी जरूरत नहीं, और किसी और फर्दर प्रूफ की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों पार्टी उसे एडमिट कर रही हैं। अगला जो प्रोविजन है हमारा वो है प्रूफ एंड अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज एग्जीक्यूशन। अब साहब आपने तो विटनेस प्रोड्यूस कर दिया, वो कोर्ट में आके कहता है कि सर मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ A और B ने एग्जीक्यूट किया था। अब आप क्या करोगे? तो इस प्रोविजन का पर्पस ये है कि सारा जो भार है सिर्फ एक विटनेस की टेस्टिमनी पर ना रह के आपको और एविडेंस देने का भी मौका दिया जाए उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए, और विटनेस को वीटो पावर ना मिल जाए कि एक डॉक्यूमेंट का कैंसिलेशन या एग्जीक्यूशन उसके ऊपर निर्भर करे। तो ये प्रोविजन आता है, ये कहता है कि आप डॉक्यूमेंट को प्रूव कर सकते हो किसी और मेथड से भी जो इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है। कैसे? एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो आप पार्टीज और विटनेसेस का, उनमें से उनकी ट्रूथफुलनेस, वेरासिटी को आप परख सकते हो। दूसरा, एडमिशंस बाय पार्टीज, पार्टीज अगर एडमिट कर लेती हैं तभी भी आप उनका एग्जीक्यूशन को मान लोगे। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप अटेस्टिंग विटनेस जब डिनाई करता है एग्जीक्यूशन तो डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगला जो प्रोविजन है हमारा वो है सेक्शन 72, वो कहता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसे रिक्वायरमेंट नहीं है अटेस्ट करने की। तो अगर सेल डीड को अटेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, A और B होते हैं, लैंड की खरीद करते हैं, सेल डीड बनाते हैं, अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज विटनेस की जरूरत हमें इस केस में नहीं होती है, और वो तो भी C को एज अ विटनेस वहां पे ले जाते हैं अटेस्टेशन कराने के लिए। अब डिस्प्यूट होती है, तो डिस्प्यूट में टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बहस होती है पार्टीज के बीच में, तो B जो होता है वो स्क्राइब को ले आता है जिसने डॉक्यूमेंट को टाइप किया होता है। A और B तो होते हैं, A और B के साथ में जो उनका एडवोकेट कह लो या फिर जिसने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया उसे स्क्राइब कहते हैं। वो व्यक्ति था जिसने डीड फ्रेम किया था, उसका एविडेंस देने के लिए उसे बुला लेता है, तो कोर्ट उसका एविडेंस सफिशिएंट मानेगा ऐसे केस में, और विटनेस इसकी जरूरत नहीं सीख करेगा सिंस इट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। लॉ नहीं कहता है कि उस डॉक्यूमेंट को विटनेस के द्वारा अटेस्ट करने की जरूरत है, तो उसका एविडेंस भी हमको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है सेक्शन 72। अब ये जो प्रोविजंस हमने डिस्कस किए हैं वो सब सेक्शन 67 के एक्सप्लेनेशंस होते हैं कि हम कैसे किसी विटनेस का या किसी पार्टी का साइन और हैंडराइटिंग प्रूव करेंगे। तो उसके हमने मेथड्स देख लिए, कैसे प्रूव किया जाता है। विटनेस प्रोड्यूस कर दो, विटनेस नहीं है तो किसी और एविडेंस के द्वारा प्रूव कर दो, एडमिशंस हो गए तो उससे प्रूव कर दो। तो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस प्रूव करने का तरीका। अब कोर्ट के पास एक और पावर होती है ये पहचानने के लिए कि एक राइटिंग या एक साइन एक व्यक्ति का है या नहीं है, वो हमको सेक्शन 73 में मिलती है। तो सेक्शन 73 ये बात करता है कि जब कोर्ट को यह असर्टेन करना होता है कि क्या एक राइटिंग और सिग्नेचर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा की गई है, जैसे सेल डीड का ही हम डिस्प्यूट लेते आ रहे हैं, तो कोर्ट को यह असर्टेन करना है कि क्या सेल डीड के ऊपर A का ही साइन था। तो इसमें कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट प्रीवियसली A के जो साइंस हैं XYZ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कोई चेक इशू उसने जो किया था उसके ऊपर, तो कोर्ट उससे और उस सेल डीड के साइंस को कंपेयर कर सकता है, जो प्रीवियसली एडमिटेड साइन है और जो अलीज साइन है। सेल डीड वाला अलीज्ड है, चेक वाला प्रीवियसली एडमिटेड साइन है। तो इन दोनों साइंस को कोर्ट कंपेयर करके देख सकता है कि क्या ये A का ही साइन है। कंपेयर करने के लिए कोर्ट एक्वेंटेड पर्सन और एक्सपर्ट को भी बुला सकता है। इसके अंदर कोर्ट की हेल्प करने के लिए, कोर्ट को कंपैरिजन इनेबल करने के लिए एक प्रोविजन और दे रखा है। उसमें क्या रखा है कि कोर्ट जो होता है वो उस विटनेस या उस पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि कुछ लेटर, फिगर्स, वर्ड्स या मार्क्स लिखे या बनाए एज पर द डिक्टेशन ऑफ कोर्ट। अब वो जैसे लेटर्स और फिगर्स लिखेगा तो कोर्ट उसी राइटिंग से कंपेयर करेगा कि ये जो राइटिंग हमने अलीज्ड की है XYZ होने की,
क्या वो राइटिंग उसकी है, बेस्ड ऑन द ताज़ा जो हमको एविडेंस मिला है, फ्रेश एविडेंस जो भी उसने लिख के दिया है, उसके बेसिस पे हम उसे कंपेयर करेंगे और कोर्ट फिर पता लगा सकता है कि क्या ये राइटिंग उस पर्सन की है या नहीं। इसके अंदर एक और पॉइंट है, दिस अप्लाइज टू फिंगर इंप्रेशन एज वेल। कोर्ट कह सकता है कि आप अपने फिंगर इंप्रेशन भी दीजिए, तो व्यक्ति को देने पड़ेंगे। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बात करता है कि नो अक्यूज शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। फेयर इनफ। अब आपको ये प्रोविजन पढ़ के लगा भी होगा कि इसमें तो व्यक्ति को कंपेल किया जा रहा है खुद के खिलाफ ही एविडेंस देने के लिए, तो होता भी ऐसा ही है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कातिकालू ओगट के अंदर ये कहा था कि ऑल्दो हम यहाँ पे एविडेंस तो ले रहे हैं व्यक्ति से उसके ही खिलाफ, पर इस केस के अंदर जो व्यक्ति है वो विटनेस की कैपेसिटी के अंदर आके एविडेंस नहीं दे रहा है, ही इज नॉट अ विटनेस, और देयरफॉर सेक्शन 73 है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के साथ में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गिविंग राइटिंग और सिग्नेचर may amount to furnishing evidence but it is not included within the expression to be a witness। सिंस वो विटनेस नहीं है तो सेक्शन 20 क्लॉज 3 जो विटनेस का प्रोविजन हमने यहाँ देखा, तो वो विटनेस ही नहीं है तो ये अप्लाई नहीं करेगा, देयरफॉर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होती है। तो ये थे हमारे जेन्युइननेस के प्रोविजंस। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 74 जो होता है वो बताता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच फॉर्म एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। सोवरेन अथॉरिटी क्या होती है? जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है, यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी होती है, सोवरेन अथॉरिटी होती है, बेसिकली यूनियन की बात की जाती है यहाँ पे। तो उनके कोई भी अगर कागज है, उनके डॉक्यूमेंट्स है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑफिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल, उन्हें पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। और पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ अदर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, तो उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट को बनाया गया, एग्जीक्यूट किया गया, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही कहलाते हैं। दूसरा, पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, तो इन्हें हम कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, जैसे हमने विल की बात की थी, तो विल जो होता है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। वेरेज मुस्लिम लॉ के अंदर आप एक चैरिटेबल एंडोमेंट करते हो, वक्फ, जैसे आपने सुना होगा अपने कॉलेज के दौरान, तो जो वक्फ होता है उसे हम रजिस्टर कराते हैं और वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है पर उसका पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो ये होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो वो होते हैं जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के डॉक्यूमेंट होते हैं जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री, तो देयरफॉर ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेन जो होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है। FIR इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, दस अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, उसे वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है पुलिस स्टेशन की, और वो FIR जो होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाती है। रीजन बीइंग इट मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल ड्यूटी। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो पब्लिक ऑफिसर द्वारा बनाया जा रहा है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाता है। प्लेन और रिटर्न स्टेटमेंट क्या पब्लिक ऑफिसर अपनी पब्लिक ड्यूटी में बनाता है? सो द आंसर इज नो, तो देयरफॉर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पब्लिक ऑफिसर पब्लिक ड्यूटी के एग्जीक्यूशन में बनाता है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। चार्जशीट के ऊपर एक केस आया था कि वेदर चार्जशीट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और नॉट, बनाता तो उसे पुलिस ऑफिसर ही है। तो सौरवदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 2023 का ही ये केस है, लेटेस्ट केस है। इसके अंदर ये बताया गया था कि चार्जशीट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती है, देयरफॉर इसे हम अपलोड नहीं कर सकते पुलिस स्टेशन की वेबसाइट के ऊपर। तो ये था हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देखते हैं वो सभी प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है। तो दीज आर पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब इनके बीच के डिफरेंसेस हम थोड़े समझ लेते हैं, तो वो डिफरेंसेस यही है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा पब्लिक ड्यूटी को एग्जीक्यूट करते हुए बनाया जाता है, जैसा हमने पढ़ा। वेयरएज प्राइवेट डॉक्यूमेंट प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन द्वारा बनाया जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो जनरल पब्लिक के लिए इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होता है, यूजुअली जनरल पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होता है, वेयरएज प्राइवेट डॉक्यूमेंट को आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। पब्लिक डॉक्यूमेंट का जो प्रूफ होता है वो सर्टिफाइड कॉपी द्वारा दिया जाता है, वहीं पे प्राइवेट डॉक्यूमेंट का जो प्रूफ होता है वो उसका ओरिजिनल प्रोड्यूस करके ही दिया जाता है, प्राइमरी एविडेंस देके दिया जाता है। ठीक है। दूसरा, एज अ जनरल रूल पब्लिक डॉक्यूमेंट इज प्रूव्ड बाय सेकेंडरी एविडेंस। हम सेक्शन 77 में पढ़ेंगे कि सर्टिफाइड कॉपी आप प्रोड्यूस करते हो तो दैट इज अ वैलिड प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वेयरएज जनरल रूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है फॉर प्राइमरी एविडेंस। प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस, कोर्ट अगर आप सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की प्रोड्यूस करते हो तो कोर्ट उसकी जेन्युइननेस को प्रिज्यूम करता है कि हाँ अगर ये प्रोड्यूस किया गया तो ये डॉक्यूमेंट करेक्ट ही होगा, सिंस इट इज अ सर्टिफाइड कॉपी। ये प्रिजम्पशन हमको सेक्शन 79 में मिलता है। वेयरएज प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमारे पास एविडेंस एक्ट में कोई प्रिजम्पशन नहीं है, उसे प्रूव करने की आवश्यकता होती ही होती है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में। सो अब हम देखते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट आपको मिलता कैसे है, तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो हम सेक्शन 76 पढ़ते हैं उसके लिए, जिसमें मेथड बता रखा है टू ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी। तो इसका प्रोसीजर ये है कि
जब एक ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसे इंस्पेक्ट करने का आपके पास राइट है वो किसी पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में होता है, तो जब आप उसकी एक लीगल फी उस पब्लिक ऑफिसर तक पहुंचा देते हो थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, तो वो पब्लिक ऑफिसर उसकी एक कॉपी आपको देता है। उस कॉपी के साथ में एक सर्टिफिकेट और होता है, उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है दैट दिस कॉपी इज द ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट। वो सर्टिफिकेट के ऊपर डेट भी लिखी होती है, साइन होता है और सील होता है उस पब्लिक ऑफिसर की जिसने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया है, जिसकी कस्टडी में पब्लिक डॉक्यूमेंट था। तो ये होता है जो स्टेप्स हमारे वहाँ पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट। अगर आपके पास राइट टू इंस्पेक्ट नहीं होगा तो वो इनएडमिसिबल कहलाएगा अगर आप अक्वायर करते हो तो भी। फिर ऑन द पेमेंट ऑफ लीगल फीस, जब आप लीगल फीस पे करोगे सिर्फ तभी वो पब्लिक ऑफिसर आपको कॉपी देगा। उस कॉपी के साथ में सर्टिफिकेट होगा जैसा मैंने बताया, जिसके फुट पे लिखा होगा कि इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये जो सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर डेट, साइन और सब्सक्राइब अपने ऑफिस का नाम भी लिखा होगा और वो पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिसर द्वारा साइन भी किया जाएगा। तो ये सर्टिफाइड कॉपी कहलाएगी एक्चुअल पब्लिक डॉक्यूमेंट की। सेक्शन 77 ये कहता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोड्यूसिंग सर्टिफाइड कॉपी। आपको ओरिजिनल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो करते हुए किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अक्वायर की है, आप उसे ही कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए और कोर्ट उसकी एक्यूरेसी मानेगा। सेक्शन 79 के अंदर उसकी जेन्युइननेस प्रिज्यूम करेगा। सो देयरफॉर यही प्राइमरी एविडेंस होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के केसेस के अंदर। तो सेक्शन 76 और 77 हमने समझ लिया कि सर्टिफाइड कॉपी कैसे ऑब्टेन की जाती है और उसका प्रूफ कैसे दिया जाता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। अब जो सेक्शन 78 है वो होता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने का और तरीका दिया गया है उसके अंदर। तो ये जो प्रोविजन है इसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट में और बुक्स के अंदर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है। मेंस के अंदर और प्री के अंदर भी आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है, तो वी लीव इट एट दैट सिंस ये काफ़ी लेंथी प्रोविजन है और बहुत ही जेनेरिक प्रोविजन की एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा। तो उसका जो ओरिजिनल है उसकी जो कॉपी है उसको प्रोड्यूस करके आप प्रूव करेंगे तो पूरी लिस्ट में आपको यही मिलेगा। मूविंग ऑन, हम पढ़ेंगे सर्टेन प्रिजम्पशंस विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो ना तो उस डॉक्यूमेंट को रिगार्डिंग कोर्ट कुछ प्रिजम्पशंस बनाएगा। अब वो प्रिजम्पशंस क्या होंगे वो हमको 79 से 90A में मिलते हैं। तो यहाँ पे हम दो प्रिजम्पशंस की बात करेंगे, शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम। जैसा कि हमें पता है शैल प्रिज्यूम जो होता है वो मैंडेटरी प्रिजम्पशन होता है, वेयर एज मे प्रिज्यूम डिस्क्रिशनरी होता है। तो जहां कहीं भी शैल प्रिज्यूम हमें मिलेगा वहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन नहीं होगा, कोर्ट को मानना पड़ेगा जो भी हमें शैल प्रिज्यूम के लिए फैक्ट दिया गया है उसे। तो मैंने इसे पॉइंटर्स में रिड्यूस कर दिया गया है जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। शैल प्रिज्यूम के जो प्रोविजंस हैं वो है 79 से 85A, B, C और सेक्शन 89। तो ये स्ट्रेट अवे 79 से 85C तक की रेंज है और 89 सेक्शन है शैल प्रिज्यूम से बात करते हैं। ये आपको पढ़ने की जरूरी होता है, ये आपके प्री में आपसे पूछा जाता है, देयरफॉर आपको पढ़ने जरूरी होता है। मेंस में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं शैल प्रिज्यूम के प्रोविजंस की। जब आप कोर्ट में एक सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करते हैं जैसा हमने पढ़ा है 77, 76 के अंदर, तो वो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि इट इज अ जेन्युइन रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस क्या होता है कि जब आप किसी विटनेस का डेपोजिशन रिकॉर्ड करते हो और उस रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज टेकन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जो प्रोसीजर होता है वो एविडेंस रिकॉर्ड करने का, आपने उसी के चलते इसे लिखाया है और इसे एडमिट किया है। तो सेक्शन 273, सेक्शन 274, 5, 6 जो सीआरपीसी के हैं उसमें बताया गया है कि डेपोजिशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर आप डेपोजिशन प्रोड्यूस करते हो तो कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि आपने उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन्हें रिकॉर्ड किया होगा। मूविंग ऑन, गजेट एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा कोई गजेट है या एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट ने खुद अपनी नोटिफिकेशन द्वारा खुद अपनी पब्लिकेशन के थ्रू निकाला है तो कोर्ट इसकी जेन्युइननेस प्रिज्यूम करेगा। सिमिलरली ऐसा ही अगर इलेक्ट्रॉनिक गजेट है तो कोर्ट उसकी भी जेन्युइननेस प्रिज्यूम करेगा। ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिसिबल इन इंग्लैंड में है विदाउट प्रूफ, उन डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है इंग्लैंड के कोर्ट्स में, तो वो भी इंडिया के अंदर जेन्युइन प्रिज्यूम किए जाते हैं। सिंस ये ब्रिटिश एरा का लॉ है, 1872 का है, तो इंग्लैंड के लॉस को हम इसे इसलिए एडमिट करते हैं। अभी ये रिडंडेंट प्रोविजन है। वेरेज सेक्शन 83 जो है वो कहता है कि मैप्स या प्लान्स जो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट द्वारा प्रिपेयर गए हैं और उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट टू बी एक्यूरेट। कोर्ट ये मानेगा कि जो मैप्स के अंदर डेटा दिया गया है वो एक्यूरेट है, नक्शा है वो एक्यूरेट है और जो मैप होगा वो उसी अनुसार होगा। कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। अगर आप कोर्ट के अंदर कोई कलेक्शन ऑफ लॉज डिसीजंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कोर्ट्स द्वारा लिखे गए हैं तो कोर्ट उन्हें जेन्युइन प्रिज्यूम करता है। कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट दे आर जेन्युइन। पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में तो कोर्ट ये मानता है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट वाज एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली एंड ऑथेंटिकेटेड। जिन भी ऑफिसर्स के द्वारा उसे बनाया जाता है और ऑथेंटिकेट किया जाता है उन्होंने उसे ऑथेंटिकेट किया था। 85A, B, C इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक अगर एग्रीमेंट है तो कोर्ट ये मानेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट है वो पार्टीज के बीच में
ई सिग्नेचर लगाने के बाद में ही एंटर किया गया, पार्टीज ने अपने ई सिग्नेचर लगाए थे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। ई रिकॉर्ड्स एंड ई साइन, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड। अगर आप कोई ई रिकॉर्ड या ई साइन प्रोड्यूस करते हो कोर्ट में, तो कोर्ट ये मानेगा कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसे पार्टीज ने लगाया था, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे थे, ये वह के वही हैं। ई सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द इंफॉर्मेशन विच इज लिस्टेड इन सच ई सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो एक्यूरेट है और करेक्ट है, कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। तो ये थे हमारे 79 से लेके 85C तक के प्रोविजंस। जो सेक्शन 89 है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको विच इज ड्यू फॉर एग्जीक्यूशन और कोर्ट ने उसे बुलाया है कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, उसका एविडेंस देने के लिए, और जो एडवर्स पार्टी होती है वो उसका एविडेंस देने के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करती है, तो कोर्ट ये मानेगा कि इट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड। ये सेक्शन आपका 89। तो ये थे शैल प्रिज्यूम के प्रोविजन के एग्जाम्पल्स, और सभी आपको प्रोविजंस मैंने यहाँ पे बता दिए। ये आप सिंपल लैंग्वेज में इन्हें नोट कर सकते हो और काफ़ी इजी प्रोविजंस है। यूजुअल जो शेयर प्रिजम्पशंस के अंदर प्रोविजंस होते हैं वो होता है कि आप उसे जेन्युइन मानोगे, आप उसे एक्यूरेट मानोगे अगर कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है तो। ये रेंज करते हैं 79 से 85C और सेक्शन 89। मूविंग ऑन, हम मे प्रिज्यूम की बात करते हैं, डिस्क्रिशन वाले प्रोविजंस की बात करते हैं। तो यूजुअली ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है वहाँ पे उनके ऊपर क्वेश्चन करने का। वेरेज अगर ऐसे डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा बनाए गए हैं तो कोर्ट उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करता है, उन्हें जेन्युइन मानता है ताकि टाइम डिले कम कर सके। तो ये जो प्रोविजन हमारे पास वो हैं 86, 87, 88, 88A, 90 एंड 90A। बात की गई है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। किसी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की सीपीसी में हम पढ़ेंगे सेक्शन 13, 14 जो बात करते हैं फॉरेन जो जजमेंट्स की बात करते हैं, तो कोर्ट अगर वो प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट में तो कोर्ट उनकी जेन्युइननेस को मे प्रिज्यूम, कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट दे आर जेन्युइन एंड एक्यूरेट। कोर्ट इनके ऊपर क्वेश्चन भी कर सकता है, एविडेंस तो ले ही सकता है रिवर्ट करने के लिए, तो ये डिस्क्रिशन है कोर्ट के ऊपर। बुक्स, मैप्स एंड चार्ट, अगर बुक्स, मैप्स और चार्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा लिखी गई है, इसका प्रूफ दिया गया है उस बुक के अंदर ही, तो कोर्ट में प्रिज्यूम की उस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, बनाई गई है। 88 और 88 वापस इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राफिक मैसेजेस और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस की बात करते हैं। तो इसके अंदर ये प्रोविजन है कि जो टेलीग्राफिक मैसेज आपने भेजा था सामने वाले को भी वही रिसीव हुआ है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद द मैसेज विच इज रिसीव्ड बाय द अदर पार्टी। यही लिखा गया है, मे प्रिज्यूम दैट द मैसेज रिसीव्ड कॉरेस्पॉन्ड्स विद द मैसेज सेंड। जो मैंने मैसेज भेजा था एज इट इज वो मैसेज वही गया है। ऐसा कोई प्रिजम्पशन नहीं बनाया जाता है कि किस व्यक्ति ने उसे भेजा था या उसे रिसीव किया था, इसके ऊपर प्रिजम्पशन नहीं है, खाली उसके कंटेंट्स के ऊपर है कि जो भेजा था वैसा का वैसा अगले ने रिसीव किया। सेम इज विद सेक्शन 88A। मूविंग ऑन, सेक्शन 90 बात करता है कि कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो विच इज सपोज टू बी मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट मे प्रिज्यूम कि ये जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर राइटिंग है, सिग्नेचर है, कोर्ट में प्रिज्यूम कि उसी व्यक्ति की राइटिंग और सिग्नेचर है जिसकी इसे क्लेम किया जा रहा है, इफ इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। प्रॉपर कस्टडी क्या होती है, वेर ए डॉक्यूमेंट, जब कोई एक डॉक्यूमेंट होता है लीगली किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए और वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता है तो देन इट इज प्रॉपर कस्टडी। या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो किसी और व्यक्ति के पास भी हो सकता है जिससे उसकी जेन्युइननेस के ऊपर कोई डाउट नहीं उठता है, तो वो भी प्रॉपर कस्टडी कहलाती है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ए के फादर की विल थी, तो ए उसे प्रोड्यूस करता है कोर्ट में आफ्टर 30 ईयर्स किसी एक पर्टिकुलर पर्पज या किसी एक चीज को प्रूव करने के लिए। एग्जीक्यूट तो हो चुकी है पर ए उसे प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव करने के लिए। तो ये होती है प्रॉपर कस्टडी सिंस इट वाज ए हु वाज लीगली बाउंड टू हैव दैट विल, राइट। एक और केस हम लेते हैं कि विल को एग्जीक्यूट कराया गया, 20 साल बाद विल को एग्जीक्यूट कराया गया और 31 साल बाद विल की फिर से कोर्ट में जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि जब एग्जीक्यूट हुई थी विल, सारा प्रॉपर्टी का सेटलमेंट हो गया था और जो विल वापस ली थी वो ए के एडवोकेट ने रख ली थी अपने पास में। 10 साल बाद जब 31 साल बीत चुके हैं तो ए का एडवोकेट उस विल को प्रोड्यूस करता है, तो इसे भी हम प्रॉपर कस्टडी कहेंगे क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे जिससे वो ए के एडवोकेट के पास विल गई और इसकी जेन्युइननेस के ऊपर हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते इस केस के अंदर क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर ही ए के एडवोकेट के पास विल जाती है। देयरफॉर इट इज प्रॉपर कस्टडी। प्लेस वेयर अ डॉक्यूमेंट माइट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास डॉक्यूमेंट हो सकता है उससे हम बरामद कर रहे हैं तो वो प्रॉपर कस्टडी होती है। ए के पास जैसे मैंने आपको विल में बताया या ए के एडवोकेट के पास अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कस्टडी ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड बाय लॉ टू होल्ड इट ए, जैसे मैंने आपको बताया, और अदर कस्टडी विच इन गिवन सर्कमस्टेंसेस अपीयर टू बी कंसिस्टेंट विद इट जेन्युइननेस, जैसा मैंने बताया ए के एडवोकेट का केस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट 5 ईयर्स ओल्ड प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, कोर्ट में प्रिज्यूम जो ई सिग्नेचर है वो उसी व्यक्ति के हैं जिसका क्लेम किया जा रहा है कि वो ई सिग्नेचर उसने किए हैं, दैट इज
कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द ई सिग्नेचर पर्पटेड टू बी ऑफ अ पर्सन वॉज अफिक्स्ड बाय दैट पर्सन। तो ये कहा गया हमें सेक्शन 90A में। सेक्शन 90 और 90A कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे से, डॉक्यूमेंट है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। हाउएवर 30 साल और 5 साल आपको याद रखना होता है, ये आपसे प्री के अंदर पूछा जाता है कि 30 ईयर्स वाली बात कहाँ है, 5 ईयर्स वाली बात कहाँ है। तो ये था हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चैप्टर 5 हमने डील किया 61 से लेकर 90A तक। अब आगे वाले चैप्टर में हम बात करेंगे सेक्शन 91 से 100 की, जिसमें बताया गया है कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कब आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है तो आप उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो, सेक्शन 91 डील करता है। उसके एक्सेप्शंस कुछ आपको मिलेंगे सेक्शन 92 में। इन्हें बैकबोन कहा जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट की, और सिविल केसेस के अंदर 91 और 92 से वकालत चलती है, क्योंकि सिविल केसेस जो होते हैं वो मोर और लेस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको डॉक्यूमेंट्स का पार्ट जो है हमारा क्लियर लगा होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।